अमेरिका में एक नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में 1995 में वुल्व्स को रीइंट्रोड्यूस करा गया। रीइंट्रोड्यूस एक एक्चुअली कंजर्वेशन एफर्ट होता है, जहाँ पे आप किसी स्पीशीज़ को वापस से लेकर के आते हो कि पहले वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो अब आप उसको वापस से उस एरिया में लेकर के आ रहे हो। जैसे इंडिया में चीतास जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे अराउंड 1950s। तो अभी 2022 में नामीबिया से कुछ चीतास को लेके आकर के कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करा गया। तो ये है रीइंट्रोडक्शन करना किसी स्पीशीज़ का। ऐसे ही येलोस्टोन नेशनल पार्क में वुल्व्स का रीइंट्रोडक्शन किया गया था। एंड दिस बिकेम अ बिग डील बिकॉज वुल्व्स को रीइंट्रोड्यूस करने के बाद वो जो पूरा इकोसिस्टम था दैट स्टार्टेड चेंजिंग। अब पार्क में जब वुल्व्स के नंबर इंक्रीज़ होने लगे तो एल्क्स के नंबर डिक्रीज़ होने लगे, क्योंकि वो एल्क्स के ऊपर फीड करते थे। एंड इवन एल्क्स का बिहेवियर में कुछ चेंज आने लगा। जैसे फियर ऑफ प्रेडेटर से वो एक पर्टिकुलर एरिया को अवॉइड करेंगे। तो जैसे वुल्व्स के नंबर बढ़े, एल्क्स के नंबर डिक्रीज हुए और उनका बिहेवियर चेंज हुआ, जिससे कि वो जो एल्क्स जिन प्लांट्स के ऊपर ओवर ग्रेज करते थे, वो प्लांट्स रिकवर होने लगे। जब वो प्लांट्स रिकवर होने लगे तो जो भी एनिमल्स उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे वो भी रिकवर होने लगे, उनका भी नंबर इंक्रीज़ होने लगा। जैसे बीवर वो डैम्स बनाते हैं, और जब वो डैम्स बनाते हैं तो और बाकी सारी स्पीशीज़ के लिए एक हैबिटेट क्रिएट होता है। एंड नॉट जस्ट दिस, ये जब ट्रीज़ रिकवर हुए तो उन्होंने सॉइल इरोजन को भी कम करा। तो यू कैन सी कि कैसे पूरा इकोसिस्टम रिकवर हो रहा है जस्ट बाय रीइंट्रोड्यूसिंग वुल्व्स इनटू नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो यहाँ से आपको दो बातें पता चलती हैं। एक कि वुल्फ जो है वो कीस्टोन स्पीशीज़ है। कीस्टोन स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है अपने इकोसिस्टम में, और अगर आप उनको निकाल दोगे, उन कीस्टोन स्पीशीज़ को निकाल दोगे, तो वो इन्वायरमेंट पहले जैसा नहीं रहेगा। एंड दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल से, जो ये स्पीशीज़ हैं ये कितनी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसी चीज़ को स्टडी करने को हम इकोलॉजी कहते हैं। जब आप एक इकोसिस्टम को स्टडी करते हो, जब आप देखते हो कि एक इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, उनके क्या रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे के साथ, कैसा एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट करता है। अब वो कंपोनेंट बायोटिक एबायोटिक दोनों हो सकते हैं। बायोटिक इज़ जो स्पीशीज़ लिविंग स्पीशीज़ हैं, और एबायोटिक मतलब जैसे सॉइल, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सारे फैक्टर्स को हम एबायोटिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो उससे स्पीशीज़ में क्या असर पड़ेगा, या फिर अगर आप दो इकोसिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हो, एक का बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर, तो क्या जिसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है क्या वो ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है? या फिर अगर बाहर से कोई एक स्पीशी इन्वेड करती है तो उससे क्या असर पड़ेगा इकोसिस्टम में? अगर एक इकोसिस्टम का स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये पूरे इकोसिस्टम कैसे काम करता है ये हमें क्यों जानना है? ताकि हम इकोसिस्टम्स को मैनेज कर सकें, हम पॉपुलेशंस को मैनेज कर सकें। सो दैट इज़ द गोल। नाउ इकोसिस्टम कैन बी अ बिग इकोसिस्टम और अ स्मॉल इकोसिस्टम। तो बिग इकोसिस्टम जैसे पूरा पूरा फॉरेस्ट, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। और छोटे इकोसिस्टम जैसे एक छोटा सा तालाब, या फिर आपके गट के अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म एन इकोसिस्टम। पडल भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। देन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड या फिर एक्वेरियम। एक्वेरियम इज़ ऑल्सो मैन मेड, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। सो एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि इकोलॉजी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ फूड वेब्स और फूड चेन्स, और इस फूड चेन या फूड वेब में से एनर्जी फ्लो करती है। सो प्लांट्स जो हैं वो कैप्चर करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द आउटर स्पेस, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, एंड देन दैट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। वो कैसे फ्लो होती है उसका भी एक लॉ होता है, 10% लॉ, जो कि हर इकोसिस्टम में अप्लाई होता है। देन प्रोडक्टिविटी, एक इकोसिस्टम की कितनी प्रोडक्टिविटी है, मतलब उसमें जो बायोमास क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो डीकम्पोजिशन, दैट इज़ कि बायोमास है वो डिग्रेड हो रहा है। देन यू कैन कंपेयर कि एक इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी कितना है एज़ कम्पेयर टू दी अदर। देन देयर इज़ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो हर इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। एयर से दे मूव इनटू ऑर्गेनिज्म, देन दे मूव इनटू द सॉइल, देन दे कम आउट अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे अगर आप कार्बन साइकिल को देखो तो प्लांट्स कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फ्रॉम एयर इट मूव्स इनटू द ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म का दे बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होता है तो वो सॉइल का, देन दे बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल। देन वही ऑर्गेनिज्म जब रिस्पायर करता है तो वो कार्बन वापस से रिलीज़ हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर।
तो इस तरह से कार्बन जो है इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अदर टू द अदर। सो ये मूवमेंट जो है दैट इज़ कॉल्ड एज साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, एंड मैनी मोर साइकिल्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर इकोसिस्टम में आपको मिलेंगी, फूड वेब, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है एक चीज़ जिसमें आप पढ़ते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कैसे नई नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं, एंड देन एक फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैसे बनती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और लावा स्प्रेड हुआ, वो लावा कूल डाउन होगा, तो वो जो नया लावा का जो सरफेस है दैट विल बिकम अ प्लेस फॉर स्पीशीज़ टू कम इन एंड सेटल डाउन। तो वहाँ पे सबसे पहले कुछ स्पीशीज़ आएंगी और वो सेटल डाउन होंगी, देन कुछ और स्पीशीज़ आएंगी, फिर वो सेटल डाउन होंगी, देन नई नई स्पीशी उस एरिया में ऐड होती रहेंगी, एंड देन दिस प्रोसेस गोज ऑन और एट लास्ट एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है जिसमें वो इकोसिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी में पहुंच जाता है। सो दिस इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। देन यू स्टडी इकोलॉजी एट वेरियस लेवल्स। यू स्टडी इट एट ऑर्गेनिज्म लेवल, यू स्टडी एट पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में आप बेसिकली एक ही स्पीशी की पॉपुलेशन को पढ़ते हो। देन कम्युनिटी लेवल में आप बहुत सारी स्पीशीज़ एक साथ रह रही हैं उसको पढ़ते हो। देन आपके पास इकोसिस्टम लेवल आता है, देन बायोम लेवल आता है जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, एंड देन बायोस्फीयर आता है। तो ये डिफरेंट लेवल्स में आप इकोलॉजी को पढ़ते हो। एंड एनसीईआरटी में पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है, क्या उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है कैन वी प्रिडिक्ट कि कितना इंक्रीज़ होगा आफ्टर 50 ईयर्स। उसमें फिर मैथमेटिकल टूल्स हम अप्लाई करते हैं, उसमें फिर फार्मूलाज आते हैं और ग्राफ्स आते हैं या पिरामिड हम बनाते हैं। सो ये सब जो है हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल पिक वन topic and I will explain that topic. This video was the introduction of ecology.